हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 2022 और 2020 में आया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुंचे। देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से आप क्या समझते हैं? सविस्तार चर्चा कीजिए। अथवा में दिया हुआ है RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। उत्तर में इसमें हेडिंग पड़ी हुई है यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर में नीचे इसमें दिया है शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक लंबी कहानी है। प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से यानी जो संविधान होता है उसके प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर यानी 10 साल के अंदर ही सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध यानी मैनेजमेंट करने का प्रयास करेगा। यानी जो प्रबंध यानी सरकार करेगी और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास शुरू किया। जितने भी राज्य हैं उनने प्रयास किया निःशुल्क शिक्षा देने का 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। आगे चलकर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के एक नया अनुच्छेद नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया जो कि निम्न प्रकार है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। यानी जो राज्य होता है यानी राज्य में जो भी इस बच्चे होते हैं 6 से 14 वर्ष तक की जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास राज्य करेगा। और 86वीं जो कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें एक अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ा गया है और इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 का में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51 जोड़ा गया जो निम्न प्रकार है। माता पिता या संरक्षक यानी जो भी उसके बच्चे के पालन पोषण हार होते हों यानी हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। जो बच्चे हैं या बच्चे को पालने वाले जो भी हैं संरक्षक वो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को यथावत स्थिति यानी जो बालक है उसको शिक्षा देने का अवसर दें। आगे चलकर 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। इसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE राइट टू एजुकेशन कहते हैं संक्षिप्त में। और इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया। इसके मुख्य तत्व निम्न प्रकार हैं। यानी जो राइट टू एजुकेशन है इसमें 6 से 10 यानी 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए और कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। और इसे जो है 1 अप्रैल 2010 में इसे कानून के रूप में लागू कर दिया। इसके मुख्य तत्व हैं एक पहला पॉइंट इसमें संक्षिप्त नाम। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन।
दूसरा पॉइंट यानी परिभाषा है इसमें, इस अधिनियम में प्रयुक्त यानी उपयोग होने वाले विशेष शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिनका स्पष्टीकरण हमने आगे संदर्भवश कर दिया है। तीसरा पॉइंट है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। चौथा पॉइंट है प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। 5वां पॉइंट है अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। यदि यानी अन्य विद्यालय जो दूसरे विद्यालय होते हैं उनमें स्थानांतरण करने का अधिकार है। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारण से कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। 6वां पॉइंट है राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। यानी राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय जो है स्थापित करने का कर्तव्य है। इस अधिनियम के लागू होने के 3 सालों के भीतर राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा जिस क्षेत्र में ऐसा स्कूल नहीं है। 7वां पॉइंट वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। यानी वित्तीय यानी पैसे से संबंधित अन्य उत्तरदायित्व जो कर्तव्य हैं में हिस्सा बांटना। केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों का एस्टीमेट तैयार करेगी और राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। 8वां पॉइंट है राज्य सरकारों के कर्तव्य। राज्य में जो सरकार है उसके कर्तव्य। राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। वे विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और बच्चों को उम्दा किस्म की शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी। 9वां पॉइंट स्थानीय प्राधिकारियों की कर्तव्य। जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं उनके कर्तव्य। स्थानीय प्राधिकारी उपर्युक्त धारा 8 में वर्णित राज्य सरकार के समस्त कर्तव्यों के साथ साथ अपने क्षेत्र में बालकों का अभिलेख रखेगी। जो बच्चे होते हैं उनका अपना अभिलेख रखेगी। विद्यालयों के कामकाज की निगरानी सुनिश्चित करेगी तथा शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेगी। 10वां पॉइंट माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। प्रत्येक अभिभावक का दायित्व होगा यानी यह दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएं। 11वां पॉइंट है राज्य सरकारों का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। राज्य सरकार है यानी राज्य सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। 3रा पॉइंट इसमें 3 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने और जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राज्य सरकारें एवं स्थानीय प्राधिकारी जरूरी इंतजाम करेगी।
12 पॉइंट निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय की दायित्व की सीमा। दायित्व यानी कर्तव्य की सीमा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय की, जो निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य शिक्षा यानी जो ज़रूरत है शिक्षा, विद्यालय की दायित्व की सीमा। सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के लिए, जो कमजोर वर्ग के हैं, यानी बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। इसमें 13वां पॉइंट है, प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। कोई भी विद्यालय ना तो दान या चंदा लेगा और ना ही अभिभावक या बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। 14 पॉइंट है, प्रवेश के लिए आयु का सबूत। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कराया जा सकता। 15वां पॉइंट है, प्रवेश से इनकार ना करना। स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद भी किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। 16वां पॉइंट, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। 17वां पॉइंट, बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। 18वां पॉइंट, मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल नहीं चलाया जाएगा और उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जाएगी जो धारा 19 में वर्णित मानक पूरे करते हों। 19वां पॉइंट है, विद्यालय के मान और मानक। जो स्कूल अधिनियम लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुके थे तथा निर्धारित मानक पूरे नहीं करते हैं, उन्हें अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर समस्त मानक पूरे करने होंगे। 20वां पॉइंट, अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मान या मानक को सूची यानी अनुसूची में परिवर्तन या उसका लोप करके उसका संशोधन कर सकेगी। 21वां पॉइंट है, विद्यालय प्रबंधन समिति। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगी, जिसमें जनप्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। यह समिति कामकाज का मॉनिटर करने जैसे कार्य करेगी। 22वां पॉइंट, विद्यालय विकास योजना। धारा 21 में वर्णित विद्यालय प्रबंध समिति स्कूल विकास की योजना बनाने और उसकी संतुष्टि करने का कार्य करेगी। 23वां पॉइंट, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। शिक्षकों का कर्तव्य होगा कि वे नियमित समय से स्कूल में उपस्थित हों, पाठ्यक्रम पूरा करें, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षण करें और अभिभावक बैठकें आयोजित करें। 25वां पॉइंट, छात्र शिक्षक अनुपात। इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अभिभावक यानी स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक ना हो, यानी 40 स्टूडेंट पर 1 अध्यापक होना चाहिए।
26वां पॉइंट, शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी स्कूल में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या की 10% से अधिक नहीं होंगे। 27वां पॉइंट, गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य यानी सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर नहीं कराए जाएंगे। यानी इन सबको कराया जाएगा जो इस पर लिखा है। अरे यानी सिर्फ यानी जनगणना, चुनाव और आपदा आपदा राहत को छोड़कर ये कराए जाएंगे, बाकी सब छोड़ दिए जाएंगे और चीज़ें हैं। 28वां पॉइंट, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। कोई शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा या नहीं लगाएगी। 29वां पॉइंट, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। सरकार द्वारा निर्दिष्टित शिक्षा प्राधिकार परिषद संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप इसका निर्धारण करेगा और बच्चे के बहुमुखी विकास पर ध्यान देने के साथ साथ उसे भय, कष्ट और चिंता से मुक्त कराने का भी काम करेगा। मूल्यांकन व्यापक और सतत होगा। 30वां पॉइंट, परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 31वां पॉइंट, बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारियों का परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेंगे। 32वां पॉइंट, शिकायतों को दूर करना। उपर्युक्त धारा 31 में वर्णित बाल संरक्षण आयोग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे। 33वां पॉइंट, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। प्रस्तावित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। 34वां पॉइंट, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। प्रस्तावित राज्य सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकार करेंगी। इन्हें राज्य सरकारें करेंगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। 35वां पॉइंट, निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को तथा स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंधन समितियों को अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेंगे और निर्देश दे सकेंगे। आज 36वां पॉइंट, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। अधिनियम का पालन न करने पर धारा 13, 18 और 19 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई भी अभियोजन समुचित सरकार अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। 37वां पॉइंट, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम अथवा इसकी बाबत बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन से सरकार, आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति या अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। 38वां पॉइंट, राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए
नियम अधिसूचना द्वारा बना सके। उपसंहार: हमारे देश में एक ही तथ्य तो यानी जो एक ही तथ्य को भिन्न भिन्न यानी अलग अलग रूप में प्रस्तुत करने की कुछ परंपरा सी बन गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को ही लीजिए। हमारे संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों में एक अधिकार शिक्षा का भी है। यह अधिकार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को भी प्राप्त है। इसी तथ्य को प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 45 में दोहराया गया था और फिर 2002 में संविधान में 86वें संशोधन द्वारा इसे एक और मूल अधिकार के रूप में और दूसरी ओर मूल कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया और 2009 में पुनः शिक्षा के अधिकार अधिनियम के रूप में प्रस्तुत किया गया। लगता है सरकार को संविधान की शिक्षा संबंधी मूल भावना का ही बोध नहीं है या वह यह सब जनता को बहकाने के रूप में करती है। आज आवश्यकता है वोट की राजनीति छोड़कर संविधान की मूल भावना के अनुसार कार्य करने की।